हाय ऑल, जैसा कि मैंने पहले बोला था मैं बिलियरी एट्रीसिया पे एक वीडियो बनाऊंगी और जो पूरी तरीके से हिंदी में होगा। आज मैं कोशिश करूंगी बिलियरी एट्रीसिया के बारे में बात करने के लिए और हम बात करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक जनरलाइज ट्रीटमेंट, क्या होता है, कैसे होता है, क्या उपाय है और डेफिनेटली न्यूट्रिशन, कैसा आहार लेना चाहिए और कैसे इन तरह के बच्चों को, क्योंकि बेसिकली बच्चों में होता है, न्यूट्रिशनली कैसे मैनेज करना चाहिए। सो आई एम श्रुति, एज यू ऑल नो नाउ, और आज का हमारा टॉपिक है बिलियरी एट्रीसिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिलियरी एट्रीसिया है क्या। ये एक डिजीज़ है, डिज़ॉर्डर है, बहुत ही बड़ा तो नहीं बोलूँगी, बट काइंड ऑफ मेजर डिज़ॉर्डर जो बेसिकली इन्फेंट्स में होता है। जो जन्मजात, जो नवजात शिशु होते हैं, उनका एक रोग है ये, अगर लेमन टर्म में बोला जाए, और जो एक बच्चे के लिवर को बेसिकली अफेक्ट करता है। अब दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। एक तो ये बाइल क्या होता है, क्योंकि ये जो बिलियरी एट्रीसिया है इसमें जो बाइल डक्ट है, जो बेसिकली बाइल का फ्लो करता है लिवर से लिवर के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, वो ब्लॉक्ड होता है। अगर आपके यहाँ जैसे पाइपलाइंस होते हैं हमारे घरों में, और कोई भी पाइप कहीं पे भी ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, जो भी कचरा नीचे जाना चाहिए वो ऊपर की तरफ आने लगता है और वो हर जगह गंदगी फैलाता है। सेम यही प्रोसेस होता है इस रोग में, जो नवजात शिशुओं का रोग है। इसमें जो बाइल डक्ट्स होते हैं वो बेसिकली ब्लॉक्ड होते हैं और क्लॉग्ड होते हैं। सो जो बाइल है वो एक्युमुलेटेड हो जाता है लिवर के अंदर और क्या करेगा, फिर कचरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा और फाइनली लिवर को डैमेज करेगा। सो बाइल क्या होता है? बाइल एक लिक्विड सब्सटेंस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है बेसिकली। और ये ना जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो कचरा होता है, वो लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है एक्रीशन के लिए। मतलब जो एक्रीशन होता है, जो हम पॉटी करते हैं, जो बच्चे पॉटी करते हैं, उससे जो एक्रीट होते हैं वेस्ट मटेरियल्स, उसमें भी बाइल का रोल होता है। दूसरी बात, लिवर क्या है? लिवर का डैमेज होना क्यों इम्पैक्ट करता है किसी को भी? हम यहाँ पे नवजात शिशुओं की बात कर रहे हैं। लिवर हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, वो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जहाँ पे 500 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं। तो आप समझिए, एक ऐसा ऑर्गन जो 500 से ज़्यादा वाइटल प्रोसेसेस को करता है, और वही अगर इम्पैक्टेड होता है तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली ये उस बच्चे के हर एक अंग पे प्रभाव डालता है, मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव डालता है, और डेफिनेटली उनका जो एक विकास है, एक जो नॉर्मल एक जो प्रक्रिया है उनके बॉडी में, वो तो होने नहीं देता है। सो 3 चीज़ें हमने अभी तक समझी। एक तो बिलियरी एट्रीसिया क्या है, तो ये एक नवजात शिशु का रोग है जो बेसिकली जन्म से 2-4 हफ्तों तक आता है। कई बार, अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन कई बार ये मदर के वोम में, जब एक बच्चा गर्भ में रहता है तो वहाँ भी हो जाता है, और कई बार ये जन्म के बाद 2-4 हफ्तों तक आते आते इसके जो सिम्टम्स हैं वो बच्चों में दिखने लगते हैं। अब क्या है ये, तो हमने समझ लिया कि ये लिवर को डैमेज करता है। ये एक तरह का रेयर डिज़ॉर्डर है जो बहुत ही ज़्यादा नहीं देखा जाता है, बट मैं ये भी नहीं बोल सकती, जब मैंने ट्रांसप्लांट यूनिट में काम किया तो ये बहुत ही कॉमनली था और हमने बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को ठीक किया था हमारी टीम ने, फॉर श्योर। सो इतना भी रेयर डिज़ॉर्डर है, बट अनकॉमन नहीं है इंडिया में, ये बोलूँगी। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के, वो आते आते डेफिनेटली 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। और जो बिलियरी एट्रीसिया से जो बच्चे सफ़र करते हैं, उसमें जो लिवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनका जो फ्लो है वो पूरा बाधित होता है। और ये जो बाइल का फ्लो है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो इकट्ठा हो जाता है लिवर में, या फिर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली फाइनली धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज करता है। अब सिम्टम्स कैसे होते हैं बिलियरी एट्रीसिया के? आप कैसे समझेंगे कि इस शिशु को बिलियरी एट्रीसिया का रोग है?
तो शुरुआत में इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं जॉन्डिस से, जो नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है शरीर का पीला होना, आँखों का पीला होना, नाखून का पीला होना, जो यूरिन है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड सरसों तेल की तरह उसका कलर हो जाता है, और जो पॉटी है वो भी उसका कलर चेंज हो जाता है, वो फेडेड हो जाता है या फिर वाइट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो शुरुआत में जो जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं वो डेफिनेटली वही सिम्टम्स ऐसे लोगों में आते हैं, मतलब ऐसे बच्चों में आते हैं, और इचीनेस खुजली होती है ऐसे बच्चों को, जो स्टूल होता है डेफिनेटली वो पेल होता है, ऑरेंज कलर का, डार्क येलो कलर का जो यूरिन होता है वो पास करते हैं बच्चे। धीरे धीरे उनके जो स्टमक है उसमें सूजन आती है, पेट फूल जाता है लेमन टर्म में बोले तो, और ऐसे बच्चों का जो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है वो बहुत ही पुअर होता है, बच्चों का वेट लॉस हो जाता है, बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई होता है और उनको बहुत ही ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो फाइनली ये क्या होता है, ये लिवर को डैमेज करता है। इसके लिए एक सर्जरी की जाती है जिसको कसाई सर्जरी कहते हैं, जो बहुत हद तक फ्लो को शुरू करती है, बट ये इतनी कारगर नहीं है। सो फाइनली ऐसे बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना होता है। अब कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है ये बिलियरी एट्रीसिया? तो ये जो कॉमन रीजंस है वो बहुत हद तक अननोन होते हैं, और मगर कई बार ये देखा जाता है ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह होता है, जो पेरीनेटल पीरियड होता है, जब बच्चा एक मदर के वोम में है, ये तब भी हो सकता है। किसी टॉक्सिन या मेडिसिन का अगर एक्सपोजर है मदर को तो उससे भी हो सकता है। कई बार ये जेनेटिक होता है, जो मदर के वोम में जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो बाइल डक्ट है उसका प्रॉपर एक जो शेप साइज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या फिर वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो बाइल डक्ट का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, अगेन मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है, और हम फाइनली बात करने वाले हैं आहार के बारे में कि ऐसे बच्चों को कैसा खान पान होना चाहिए और कैसा आहार देना चाहिए। अब क्या न्यूट्रिशनल चैलेंजेस होते हैं ऐसे बच्चों में? जैसे मैंने पहले भी बोला, ऐसे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर, क्योंकि बाइल का और लिवर का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको बोला कि 500 से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं लिवर के अंदर। सो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, वो सब लिवर के अंदर होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो सब लिवर के अंदर होता है। सो जब एक लिवर इम्पैक्टेड हो जाता है तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा ही गड़बड़ा जाता है, और क्योंकि ऐसे बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है तो इनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। तो न्यूट्रिशनल चैलेंजेस क्या आते हैं? पहला तो जो डाइजेशन होता है फैट का, एब्जॉर्प्शन जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, और जो भूख होती है बच्चों की वो कम हो जाती है, बच्चे खा नहीं पाते हैं, बच्चे डेफिनेटली चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उनका जो एक खान पान है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे कम होने लगता है। कई बार देखा गया कि बच्चे वेल नरिश्ड होते हैं अगर इनिशियली ये पता चल जाता है, लेकिन अगर बच्चों को शुरुआत में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं। अब क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है और बच्चों को इतनी कैलोरी मिल नहीं पाती है, बच्चे इतना खा नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली जो हर तरह का जो एक डेफिशिएंसी होता है वो बच्चों में आ जाता है। लो लेवल ऑफ प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन्स का एक लो लेवल है वो आता है, विटामिन्स मिनरल्स के लो लेवल आ जाते हैं। तो इन सबको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे बच्चों को ट्रांसप्लांट के लिए भी ले जाना होता है तो बच्चों के लिए एक डिजायर्ड वेट का होना बहुत ज़रूरी है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी, और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो आउटकम्स होते हैं वो जो प्री ट्रांसप्लांट स्टेटस होता है एक बच्चे का न्यूट्रिशनली, जो स्वास्थ्य का जो एक स्टेटस होता है उस पर डिपेंड करता है। सो एक बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, कैलोरीज मिले, इसके लिए डाइटिशियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। हर लिवर ट्रांसप्लांट टीम में एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड डाइटिशियन होती है, और जैसे कि मैं रह चुकी हूँ, और वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान बनाते हैं, ईटिंग प्लान बनाते हैं। अगर वो बच्चे फार्मूला फिट कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल फार्मूलाज दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो आप मदर्स के मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं,
फार्मूला मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर उनका वीनिंग फूड शुरू हो चुका है तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऐसे बच्चों को माँ का दूध दे सकते हैं? तो डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध होता है उसमें लाइपेज, जो फैट सोल्यूबल, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं वो होता है, और बाइल सॉल्ट भी होता है। तो इनिशियली माँ के दूध को बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता है, मगर कई बार देखा गया है कि जब फैट का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और वो कॉम्प्लिकेशंस ला रहा है, तो कुछ टाइम तक माँ के दूध को सीज किया जाता है, मतलब सीजेशन रिक्वायर्ड होती है मदर्स मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क की, और उस समय बच्चे को स्पेशल फार्मूलाज पे डाला जाता है। मैं बात करूँगी उसके बारे में अभी, मगर वो कुछ टाइम के लिए होता है और धीरे धीरे फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली माँ का दूध शुरू किया जाता है। माँ का दूध बिल्कुल भी इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। और मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है कि जैसे ही इस तरह के कुछ होते हैं तो माँ का दूध बच्चे ले नहीं पाते हैं या फिर माँ पिला नहीं पाती, क्योंकि बच्चे बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और ऑलरेडी ऐसे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो या तो वो सक नहीं कर पाते हैं या फिर माँ उनको प्रॉपर लैच नहीं कर पाती है। तो इस समय आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप प्लीज़ डॉक्टर से मिले, डाइटिशियन से मिले और अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें, ताकि आपको समय रहते सोल्यूशन मिल जाए। अब जो स्पेशल फार्मूला की बात होती है बिलियरी एट्रेसिया में, वो बेसिकली एमसीटी होता है, जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, क्योंकि उनको डाइजेशन करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनका डाइजेशन बहुत ईजिली हो जाता है। बाइल सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए बाइल की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम लेमन टर्म में बोले तो ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, एमसीटी के नाम से ही अवेलेबल है। और इंडिया में जो हमने बहुत धड़ल्ले से यूज़ किया, जो ईजिली अवेलेबल है, वो सिमाइल एमसीटी है। मैं इस ब्रांड का नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए, सिमाइल एमसीटी ब्रांड। मैं कुछ फेवर नहीं करी और ये वीडियो बिल्कुल भी किसी तरीके से स्पॉन्सर नहीं है, मैं इसलिए बोली क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है, तो किसी को भी कहीं पे भी ये मिल सकता है। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो या तो इम्पोर्टेड है या फिर ईजिली अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में। और ऐसे बच्चों को फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है ए डी ई के, उनका सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फैट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो ही जाती है। कैलोरीज का जो रिक्वायरमेंट है वो डबल ट्रिपल फोल्ड हो जाता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर डैमेज है, लिवर को जो नेक्रोसिस हो रहा है, जो डैमेज, उसको रोकने के लिए इन्हें प्रोटीन देना होता है। तो कई बार ऐसे बच्चों का जो ओरल रूट है, जो मुँह से खाना खा रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो एनजी ट्यूब का इंसर्शन होता है, जो नाक से एक ट्यूब डाला जाता है जो सीधा पेट में जाता है, और उससे बच्चों को फार्मूला फीड दिया जाता है। कई बार ऐसे बच्चों को पैरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है, जो वेन से दिया जाता है, उसकी भी ज़रूरत होती है, मगर वो एक सुपरविज़न में होता है और एक मेडिकल यूनिट के अंदर होता है। सो अगर आपके बच्चों को कुछ इस तरह की समस्या है, सो इंडिया में बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया, इसका बस एक ही मोटो था कि जो गांव में, जो दूर दराज इलाकों में कुछ लोग हैं जिनके आजू बाजू आसपास फैमिली में या किसी भी जगह जानकारी में ऐसे बच्चे हैं, उनके इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया करवानी चाहिए, ताकि उनके बच्चा का जो विकास है वो नॉर्मल हो। और ऐसे बच्चों का अगर लिवर ट्रांसप्लांट भी होना है तो हाईली सक्सेसफुल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको मदद मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। श्रुति।